किसमें लिखेंगे? वान डेर वाल नियतांक स्मॉल ए, वान डेर वाल नियतांक स्मॉल ए, इतनी आगे से नहीं आ रही है। वान, अरे ओ बैठ, चुपके से बैठे आराम से। वान डेर वाल नियतांक स्मॉल ए, स्मॉल ए अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य कार्य करने वाले, अणुओं के मध्य कार्य करने वाले बल को प्रदर्शित करता है, अणुओं के मध्य कार्य करने वाले बल को प्रदर्शित करता है। देखो इधर एक मिनट जरा, कल एक समीकरण आई थी P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर बी माइनस बी बराबर आर टी। तो वो क्वेश्चन ये पूछेगा तुमसे एग्जाम में, क्वेश्चन ये पूछेगा कि इस ए का और बी का यूज क्या है, मतलब इसका महत्व क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, जो कि समीकरण में दी गई है। तो याद रखना ए का मान जितना ज्यादा होता है ना उतना ही ज्यादा आकर्षण बल लगेगा। अगर आकर्षण बल लगेगा तो कल एक चित्र बनाया था ना हमने ऐसा करके, तो ये ऐसा करके चित्र बनाया था, तो हम कह रहे थे पीछे से खींचेगा, तो खींचेगा मतलब वो स्मॉल पी से दर्शा रहे थे, स्मॉल पी जो था वो ऐसा करके आया था, हमने ए लगा दिया था अनुक्रमानुपाती ना। तो जो दाब है, जो आकर्षण बल है वो ए के अनुक्रमानुपाती है, ए का मान जितना ज्यादा होगा पी का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। ये साफ हो गया कि ए जो है वो अणुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल को दर्शाता है। जितना ज्यादा ए का मान होगा उतना ही ज्यादा उनमें आकर्षण बल लगेगा। और एक और बात दूसरी समझो, अगर अणुओं के मध्य आकर्षण बल ज्यादा है ना तो वो चीज द्रवित भी जल्दी हो जाएगी। गैस है, गैस के अणुओं के मध्य ज्यादा बल लगेगा ना तो द्रवित जल्दी हो जाएगी, ये चीज है। और अगर अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं होगा या ना के बराबर होगा ना तो द्रवित होने में उतना ही ज्यादा टाइम लगता है। हमारे घर में जो नॉर्मली एलपीजी गैस होती है या और भी बहुत सारी गैस होती हैं वो गैस होती हैं, लेकिन जब तुम नलकी में चलते हुए देखोगे ना, नलकी में चलते हुए देखोगे ना तो वो द्रव होता है। ध्यान से देखना, अगर किसी के पास कोई व्हाइट कलर की नलकी किसी के उसमें लगी हो, अलग कलर की हो तो ठीक है, लेकिन व्हाइट कलर की जिसमें हो ना, ट्रांसपेरेंट नलकी जिसमें लगी होती है गैस चूल्हे में, तो उसमें द्रव के रूप में जाते हुए दिखाई देगी गैस। समझ गए क्यों? क्योंकि उस गैस को दाब लगाकर द्रव में बदल दिया है, और वो द्रव में इसलिए आ गई है क्योंकि उसके अणुओं के मध्य जो था वो आकर्षण बल अधिक था, इसलिए वो द्रव अवस्था में आ गई है। हाँ, दाब लगाकर। हाँ, वो होता ही नहीं है, वो तो हिलेगा भी नहीं, उसके अणु तो पहले से ही दबे दबाए हैं। अब हम कहें कि ये पेन इतनी दूर है तो ये पास आ जाएंगे, और पहले से ही ऐसे हैं, हम कहेंगे और पास आएंगे तो और कितनी आएंगे। जितना ज्यादा बल होगा अणु, अब सोचो ये आकर्षण बल है, इसमें भी आकर्षण बल है। अब अगर जो ये आकर्षण बल पहले से ये थोड़ा से हम दबाएंगे तो एकदम से पास पास आ जाएंगे, पास पास होंगे तो द्रव बन जाएंगे। ठोस क्या हो गया? बैठो भाई, तो लिखेंगे लिखा था। बार बार मैं नहीं कहूंगा कि चुप जाओ, बता रहा हूं, आराम से बैठ रहो। आकर्षण बल क्या लेना? प्रदर्शित करता है, अर्थात ए का मान, अर्थात ए का मान जितना अधिक होता है, अर्थात ए का मान जितना अधिक होता है, जितना अधिक होता है गैस के अणुओं के मध्य, गैस के अणुओं के मध्य, गैस के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल, गैस के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल उतना ही अधिक होता है, गैस के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल उतना ही अधिक होता है। तो पता नहीं कहाँ गए, देखते हैं अभी, तो बाहर डाल दिया मैंने। उतना ही अधिक होता है और आकर्षण बल उतना ही अधिक होता है, और गैस उतनी ही शीघ्रता से, और गैस उतनी ही शीघ्रता से द्रवित हो जाती है, और गैस उतनी ही शीघ्रता से द्रवित हो जाती है। द्रवित हो जाती है।
उतनी शीघ्रता से द्रवित हो जाती है। द्रवित यार, हेडिंग है एकमात्रक। बीमा पूछ लेते हैं, एक ही बीमा केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री। देखो भाई एक का मात्रक निकालने हैं हम, तो फॉर्मूला जो था ना हम कहेंगे ऐसे करके, वान डर वाल समीकरण से, और वान डर वाल समीकरण से P प्लस A अपॉन बी स्क्वायर। नियम ये होता है कि जो देखो कोई भी भौतिक राशि तभी आपस में जुड़ते हैं जब उनकी विमाएं और उनके मात्रक जो होते हैं वो समान होते हैं। यानी कि ये P से ये सब जुड़ा है, ये पूरा एक तत्व माना जाएगा, ये पूरा जुड़ा है, इसलिए इसकी जो भी मात्रक होगा ना वो इसका मात्रक के बराबर होगा। मतलब P का मात्रक बराबर A अपॉन बी स्क्वायर का मात्रक। अब हमें निकालना है A का मात्रक, तो इसकी तिरछी गुणा कर देंगे, तो हम कहेंगे A का मात्रक बराबर P इंटू बी स्क्वायर का मात्रक। अब इनकी वैल्यू लगा दो, देखो क्या कहेगी। A का मात्रक जो होगा वो P का मात्रक लगाओ भाई, रोक लो इसे, रोक लो कहीं, क्या पूछ रहा हूँ, क्या बता रही है, तो बीमा पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, बताओ पास करो, बता रहे। फॉर्मूला पहले चैप्टर स्टार्ट होते सबसे पहले इसलिए बताया था ताकि लोग फॉर्मूले के रूप में पढ़ें। अब आप तो बता दो, रहने दो यार। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, सारे खत्म में चल रहे हैं। बी का जो मात्रक होता है वो मीटर की क्यूब होता है, लेकिन ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अब एक और बात आ जाती है इसमें, क्योंकि ये हम 1 मोल के लिए निकालें, जबकि समीकरण जो होती है ना वो n मोल के लिए, मतलब जो फॉर्मूला निकालते हैं वो तो जनरली निकालते हैं। तो ये n और यहाँ n, तो यहाँ जो n स्क्वायर हो जाएगा ये ऊपर जाएगा, तो बटे में n स्क्वायर नीचे जाएगा। समझ में आया क्या हुआ है? ये ऊपर गया, n स्क्वायर नीचे आ गया, और p गुणा बी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे करके दोबारा लाइन दूसरी दोबारा हो गई, कोई बात नहीं। p का मान लगा रहे हैं, p का मात्रक लगा रहे हैं, याद रखना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मीटर की क्यूब होता है, स्क्वायर हो गया, बटे n का मात्रक होता है मोल, और मोल का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो जरा क्या क्या होगा। A का मात्रक और A का मात्रक जो होगा वो आ जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और यह मीटर की घात जो वो 6 हो जाएगी, और मोल। तो यहाँ आ जाएगा, इससे तो कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन मीटर की घात जो है वो 4 हो जाएगी, और ये मोल स्क्वायर। अब एक और फॉर्मूला होता है, अगर कहीं न्यूटन और मीटर हो, न्यूटन मीटर, तो वो जूल बन जाता है, और मोल स्क्वायर, क्योंकि कार्य बराबर हो जाता है ना, बल गुणा विस्थापन होता है, तो यहाँ तो बन गया जूल। इसे ऊपर लिख देंगे, तो यहाँ आ जाता है जूल
इंटू मीटर की क्यूब मोल की घात 2, ये ए का मात्रक हो जाता है, ए का मात्रक। और उसके बाद जो आ जाता है बी का महत्व लिख देंगे, बी का महत्व। तो ये ए का मात्रक आ जाता है जूल मीटर और मोल इनवर्स स्क्वायर में। उधर से लिखना है जो भी तुम्हारे सामने है। वान डेर वाल्स समीकरण में बी के महत्व में लिख रहे हैं हम। वान डेर वाल्स समीकरण में वान डेर वाल्स समीकरण में बी, ये देखना, ये बी वर्जित आयतन कहलाता है। वर्जित हाँ निषेध, वर्जित आयतन कहलाता है। बी का मान अधिक होने पर गैस का आयतन अधिक हो जाता है। बी का मान अधिक होने पर गैस का आयतन अधिक हो जाता है, अर्थात बी गैस के अणुओं के आकार को प्रदर्शित करता है। अर्थात बी गैस के अणुओं के आकार को प्रदर्शित करता है। बी का मान जितना अधिक होता है, गैस के अणुओं का आकार उतना ही अधिक होता है। याद रखना, दो नियतांक थे, ए जो है वो आकर्षण बल को दर्शा रहा है और बी जो है वो अणुओं के आकार को दर्शाता है। अणुओं का आकार उतना ही अधिक होता है। कोई बता सकता है बी का मात्रक? खाली बी का बताना है। हो गया। अब देखो बी का जब मात्रा निकाल लेंगे तो बी अपॉन एन हो जाएगा। एम की क्यूब मोल -1 ये होते हैं। देखो अगला हेडिंग है अणु गति सिद्धांत के आधार पर गैसीय नियमों की व्याख्या। अच्छा, जो ये तुम्हारे एग्जाम हुए थे इसमें गैसीय नियम पढ़ के गए थे? वायल का नियम, चार्ल्स का नियम कोई भी नहीं पढ़ के गया? क्या होता है वायल का नियम? 2 दिन में भूल गई? वायल का नियम क्या होता है? अच्छा, ऐसे कुछ भी बोल दिया? देख के थोड़ा बताना, समाचार थोड़ा है, ऐसे बताओ।
किसी को वायल का नियम, चलो याद नहीं करा तो पढ़ा होगा, याद आ रहा होगा। हाँ था। ये जो चैप्टर है ना ये गैसों के लिए चल रहा है। अब कैसे बताइए क्या था शुरू से? गलत हो गया, गलत 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 गलत, शुरू ही गलत हो गया, बात का तो छोड़ो। और ये हंसने वालों को तो खत्म ही है बिल्कुल। अबे जिन्हें पता नहीं हंसने के लिए पैदा किया, गलती पे भी सही पे भी दोनों पे हंसे हैं। ओहो, हाँ ये अगला हेडिंग। जैसे भाई क्या हो गया? डोज डोज तुम्हारी राष्ट्रभाषा हिंदी है भाई? हिंदी जानते हो तुम? किसने सिखाई थी? हो गया ना यार, इतने सारे आदान भागे चले यार, किसी को कुछ नहीं पता, वायल का नियम नहीं पता है, चार्ल्स का नियम नहीं पता है। और मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमारा हेडिंग ये है गैसीय नियम। गैसीय नियम मतलब हमें वायल का नियम, चार्ल्स का नियम और जो हमारे नियम थे ये दोबारा से सिद्ध करने हैं। अब दोबारा से सिद्ध तो हम तब करेंगे जब पहले वाले आते हो, तभी तो दोबारा करेंगे। तुम्हारे लिए तो एक बार ही हो रहा है अभी, तो क्या फायदा हो रहा है अभी? और ये जो तुम्हारी रटन विद्या वाली स्किल है ना, ये हुनर तो भाई साहब लाजवाब है। अभी बोलो अभी रट देंगे और वह बाहर निकलते भूल जाएंगे। गजनी को पीछे छोड़ लगा 10 मिनट में भूले कराओ। समझना चाहिए। अच्छा रटन विद्या को तेज करो और दुनिया के महाबेवकूफ आदमी बनो। साइंस में रटना, बता यार वह कितने कोई कितना बेवकूफ आदमी होगा जो साइंस में ये कहे कि रट लो। कमाल है यार। ऐसा तो हम ये सारी किताबें फिर रटनी शुरू कर दें, हम क्यों बता रहे हैं, साल में एक बार पढ़ा रहे हैं और इन्हें रटते रहे बैठ कर। और लाता घूसे पाया करो तो गजनी 2 भी फेल है। उसी शरीर पर लाता घूसे फेल दे आदमी तो वो सारे लिखा हुआ मिट जाएगा। देखो इधर 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 देख लो। इधर एक डिस्पे एक चैनल आता है, पंजाब का चैनल है वो, PTV। देखा कितने गाने वाने आते हैं पंजाबी गाने उसमें, PTV है एक। तो PTV है ये, और एक न्यूज़ चैनल भी है इसे पंजाब टेलीविज़न होता है, और एक PTV पाकिस्तान में भी चलता है, वो न्यूज़ चैनल होता है PTV। तो फिलहाल PTV से याद रखना है तुम्हें, काम की बात सुनो। और PTV जो होता है ना ये ट्रायंगल होता है, ठीक है जी। ये जो ना ये इधर ये वायल का नियम होता है इधर, अरे ये वायल का नियम होता है, ये चार्ल्स का नियम होता है, और ये गैलो-साक का नियम होता है। ट्रिक ये सब जो है ना ये सब अनुक्रमानुपाती है। वायल का नियम व्युत्क्रमानुपाती बोला जाएगा बस, क्योंकि वायल का नियम व्युत्क्रमानुपाती रहता है। अब ये क्या है कि ये इसमें संबंध बता रहे हैं, इन दोनों में संबंध बता रहा है, किसी को किसी में भी कर दो। अब वायल का नियम P और B में संबंध बताएगा, तो जब 2 भौतिक राशि में संबंध बताएगा ना तो तीसरी उस टाइम पर नियत बोली जाएगी, नियत शुरू में बोली जाएगी। तो अब हमें वायल का नियम बताना है, वायल का नियम बताना है तो हम शुरू यहाँ से करेंगे कि नियत ताप पर किसी गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हो गया नियम, ठीक है जी। नियत ताप पर किसी गैस का दाब, यहाँ से बोल दो या मैंने शायद यहाँ से लिखवाया होगा, नियत ताप पर
किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब गैस कितनी होनी चाहिए, गैस कितनी होनी चाहिए, अब यहाँ से सुनना, कभी 5 लो कभी 10 लो, गैस तो निश्चित रहनी चाहिए। तो किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, क्योंकि यहाँ से नहीं है कि तुमने 5 ग्राम ले ली, उसने 20 ग्राम ले ली, उसने सबने अलग अलग लेनी, ऐसा नहीं है। गैस का आयतन तो है, लेकिन गैस की भी निश्चित मात्रा होनी चाहिए, यानी कि इस पर भी 5 ग्राम है तो इस पर भी, इस पर भी, सब पर 5 ग्राम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम देख लो, शुरू कहाँ से करेंगे, जो चीज़ छूट रही है। नियत दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। सिर्फ ये व्युत्क्रमानुपाती है, याद रखना, ये व्युत्क्रमानुपाती है, बाकी ये भी अनुक्रमानुपाती है और ये भी अनुक्रमानुपाती है। अब तुम्हें बोलना है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम के अनुसार नियत दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम हो गया। यहाँ आ जाओ, गलसाक का नियम में नियत क्या रहेगा, आयतन। नियत आयतन पर किसी गैस का दाब, अब निश्चित मात्रा की जरूरत नहीं, क्योंकि मात्रा तो सिर्फ आयतन होती है, दाब मात्रा नहीं होता है। तो नियत आयतन पर किसी गैस का दाब उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। 3 नियम एक त्रिभुज से याद हो रहे हैं, और वो त्रिभुज है पीटीवी, याद कर लो और इसमें लिखेंगे। चीज़ों को ट्रिक पे लेकर आओ, ट्रिक पे। साइंस जो होती है ना वो हलवा हो जाती है, हलवा भी और खाने में कड़ा लगेगा, ये तो उससे भी आसान हो जाती है। खेल करने लगते हो, खेल जब तुम्हें चीज़ें समझनी आ जाती है ना, समझनी चालू हो जाते हो तुम, रटना खत्म करो, जब समझने चालू कर देते हो ना तो ये चीज़ें फिर तुम्हें मजाक लगती हैं। अब तुमने अगर जो पीटीवी वाला फॉर्मूला याद रख लेना तो अब तुम बुढ़ापे तक भी नहीं भूलोगे। ये भी सही है, मैं इंसानों की बात कर रहा था। उतारना है किसी को, ये बहुत सारे लोग क्या करेंगे पता है, बैक साइड में उतारेंगे, और ये नहीं पता कि कॉपी का सबसे पहला पेज पीछे वाले फटता है। और अगर जो किसी का पेन बंद हो जाएगा ना तो चला के भी पीछे ही देखेगा। अगर कोई चीज़ लिखनी है तो या तो नोट करके वहीं लिखो, या रेड लाइन से ऊपर लिखो, रेड लाइन की जगह में अगली लाइन में लिख दो, उससे भी कम है तो फिर नोट करके बीच पेज में लिखो, सजा के। अबे कॉपी तुम्हारी है, कोई अलग से थोड़ा आ रहा है किसी के चेक करने। मैं कह रहा था कि बैक पेज पर लिख रहा था, वो पेज सबसे पहले पे लिख रहा है, लो है ये सही है। पहले जैसा जैसा बैक पड़ता है ना, अच्छा भर गई हमारी, तो सुना ही है हमारे बार। क्या कर रहा है, चप्पल खानी है तुम्हारी, खानी है, चलो लग गई होगी। समझ लो नहीं है, जाओ फिर। अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैसीय नियम होंगे सारे, एक पेज में जाएंगे। अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा 9 बजे 9 बजे गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के समानुपाती होती है। परम ताप के समानुपाती होती है। होती है, देखो इधर समानुपाती होगी, अर्थात इधर इधर ये देख लो, ए के अनुक्रमानुपाती टी। अब हम कर रहे हैं वायल का नियम सोल्व। वायल का नियम
ऐसे चल जाता है। देखो देखो ई के बराबर जो है अर्थात ये उतार लो, यहाँ तक उतार लो और उसके बाद में चलो डालो, ये हेडिंग डालो। नियम लिखना नहीं है, हम नियम सिद्ध करेंगे कि जो उसका दाब है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती आना चाहिए। सिद्ध करेंगे सिद्ध। अर्थात ये और हेडिंग डाल देंगे वायल का नियम। अब ये जो गतिज ऊर्जा आई थी वो ये आई थी ई के बराबर जो था वो 3/2 kT आया था, याद है? ये इतना kT आया था। अब हमें पता है कि ई के बराबर जो होता है ना वो हाफ mn v², मतलब n मोल के लिए आया था ये वाला मान। तो चलो ऐसे ही मानो, स्मॉल एन से करवाया कैपिटल एन से करवाया मैंने, बताया ना, जरा देख लो यार पीछे। स्मॉल एन लिखा था कैपिटल एन लिखा था गतिज गैस समीकरण में, स्मॉल एन लिखा। चलो कैपिटल एन लेंगे तो एन मोल हो जाएगा, स्मॉल एन है तो बी आयतन में अणुओं की संख्या एन हो जाती है। के टी देखो ये ई के इसकी गतिज ऊर्जा की मान आ गया हाफ mv² होता है, लेकिन एन की संख्या होती है ना अणुओं की, तो एन के लिए ये वाला मान आ गया। ना भी लिखोगे तो एक अणु आ जाए, एक मोल आ जाएगा उसके लिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 घूम के नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/3 mn v² बराबर kT। अब चूंकि एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है? चूंकि अणु गति सिद्धांत से और क्या था, Pb बराबर 1/3 mn v² था। ये फॉर्मूला भी अणुगति सिद्धांत के अंदर ही आता है, ये होता है। तो इतने की जगह हम ये लगा देंगे फॉर्मूला, इसलिए इतना सब ये 1/3 mn v² जो है उसकी जगह आ जाएगा Pb बराबर क्या आ गया, kT। के नियतांक है ऑलरेडी पहले से ही, जब के नियतांक है तो देखो उधर नियत के तो पहले से नियतांक है, नियत ताप पर अब हमने ताप भी नियत मान लिया, यानी कि ये भी नियतांक हो गया, ये भी नियतांक हो गया। नियत ताप पर तो Pb बराबर क्या हो जाएगा, Pb बराबर नियतांक आ जाएगा, Pb बराबर नियतांक आ जाएगा, या B जो है वो नियतांक ऐसा हो जाएगा और अपॉन P, ये लिख दो या ये लिख दो, यही वायल का नियम है, यही वायल का नियम है। और क्या है अर्थात, फिर बता देंगे हम। अर्थात देखो क्या है वायल का नियम, नियत ताप पर, क्योंकि ताप हमने नियत मारा, नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक और लिख दो यहाँ से, अभी एक लाइन और बढ़ा लो, क्योंकि नियतांक को हम बराबर के अंदर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, अनुक्रमानुपात, सॉरी बी व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, पी के। और यहाँ लिख दो देखो क्वेश्चन ये आएगा कि अणुगति सिद्धांत के आधार पर वायल के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, तो तुम्हें यहाँ से यहाँ तक उतारना है, ठीक है जी। और यहाँ वायल का नियम लिख देंगे इस प्रकार, ऐसा करके, इस प्रकार नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसके बाद आ जाएगा चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम अब सुन लो, चार्ल्स का नियम, फिर दोबारा सब कुछ यही करेंगे हम, इसे मानेंगे। जैसे हम समीकरण नंबर 1 हम कहेंगे, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से Pb बराबर जो है वो kT। अब का T नियतांक नहीं मानेंगे, अब के हम नियतांक मानेंगे P। तो हम कहेंगे नियतांक मान लिया हमने ये नियत P पर, नियत P पर क्या हो जाएगा, अब P भी नियतांक के अंदर चला जाएगा, यानी कि B जो है
वो के अपॉन पी इंटू टी, और के और पी जो ना दोनों नेतांक बन गए, क्योंकि ये तो पहले से नेतांक था, ये भी नेतांक बन गया, तो ये सब इधर आ जाएंगे, तो बी अनुक्रमानुपाती टी के आ जाएगा। यही चार्ल्स का नियम है। और इस प्रकार फिर लिख देंगे नियत दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ आगे को लिख दोगे ऐसे करके। तो ये है तुम्हारा तार वैसे। इसमें लिखना डाल्टन का अंश दाब का नियम, ये भी मतलब अणुगति सिद्धांत के अनुसार बताना है। देखो डाल्टन का अंश दाब का नियम ये होता था कि किसी गैस का कुल दाब जो होता है ना, कुल दाब, वो गैस के अलग अलग दाब के योग के बराबर होता है। तो हम ये कहेंगे कि अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैस के अणुओं के मध्य कोई बल कार्य नहीं करता है। जब कोई बल कार्य नहीं करता है तो एक अणु जितना दाब लगाएगा तो वो गिना जाएगा, ऐसे दूसरा अणु लगाएगा वो भी गिना जाएगा, तीसरा लगाएगा तो वो भी गिना जाएगा। मतलब अणुओं का अलग अलग दाब जो होगा वो कुल दाब के बराबर होगा, चाहे वो अणु जो है वो एक ही गैस के हों या अलग अलग गैसों के हों। तो गैसों के जितने भी अणु होंगे वो जितनी दीवारों से टकराएंगे वो सबका दाब गिना जाएगा और कुल दाब के बराबर होगा। P2 P3 ऐसे करके है वो। तो ये है, तो इसमें लिखेंगे अणुगति सिद्धांत के अनुसार, अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। गैस के अणुओं के मध्य, गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है, जिस कारण गैस का प्रत्येक अणु, जिस कारण गैस का प्रत्येक अणु पात्र की, गैस का प्रत्येक अणु पात्र की दीवारों से टकराता है, पात्र की दीवार से टकराता है, दीवार से पात्र की दीवार से टकराता है और दाब उत्पन्न करता है, दीवार से टकराता है और दाब उत्पन्न करता है। अतः नियत ताप पर गैसों के मिश्रण का अलग अलग दाब, गैसों के मिश्रण का लिखा था, ठीक है, मिश्रण का कुल दाब उनके अलग अलग आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। उनके कुल दाब उनके अलग अलग आंशिक दाब के योग के बराबर होता है, अलग अलग आंशिक दाब के योग के बराबर होता है, अलग अलग आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। हो गया। इसके बाद देखो इधर ये एवोगैड्रो का नियम, और वो हम ऐसे लिख देंगे, देखो चूंकि PV बराबर हाफ mN/p² होता है। नियत जब ये रहेंगे, द्रव्यमान और वेग जब नियत रहते हैं, देखो उधर तो P ऐसे ना B रहने दो, B बराबर हाफ m/p/n और b²। तो ये सब नियतांक मान लेंगे ना, तो देखो ये भी नियतांक मानो, ये भी नियतांक मानो, ये भी सब नियतांक मानेंगे, तो ये अनुक्रमानुपाती बन जाएंगे और सिर्फ ये n आ जाएगा। और यही है एवोगैड्रो का नियम है। हाँ बस थ्योरी, यही एवोगैड्रो का नियम है, कुछ नहीं।
कल जो है ना, कल ये चैप्टर खत्म होगा, नया चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। 2-3 टॉपिक रह गए हैं, छोटे छोटे हैं वो भी। इसमें एक टॉपिक है क्रांतिक ताप। कटवाया नहीं उन्होंने? क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन और वर्ग माध्य मूल वेग और औसत वेग। हाँ, तो क्रांतिक ताप जब पढ़ाई ना तो पता कहाँ से होगा।